हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 3 नंबर वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आप लोग को क्वेश्चन दिख रहे होंगे, हो सकता है वो आप लोग को आ रहे हो। ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं तो हो सकता है वो आप लोग को आते हो पहले से। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, आपको आता है तब भी बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा। अगर पढ़ा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा है तो यार आप लोग को ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मे भी चांसेस हैं कि आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार बहुत से बच्चे फिर कमेंट करके बताते हैं कि सर जो आपने बताया वो एग्ज़ाम में आया नहीं। तो फिलहाल यार पेपर देखो, अगर मेरे द्वारा पेपर बनाया गया होता तो आप लोग को हम पहले ही करा देते, आप लोग सब अच्छे नंबर ले आते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी को भी नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत करा करो, क्योंकि पेपर आपको ही पता है कि पेपर जो आता है आप लोग का वो कहाँ से आता है, कैसे बन के आता है, कौन उसको बनाता है। ठीक है, मेरा काम केवल आप लोग को बताना है कि क्या क्या आ सकता है एग्ज़ाम में। तो ये आप लोग का काम है पढ़ना। ठीक है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होती है ब्राउनी गति? सबसे पहले तो हमको ये लिखना है, तो सीधे आप लोग को लिखना है। देखिए, डिफिनेशन आप लोग पढ़िए क्या होती है। लिखा हुआ है कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़े मेढ़े गति करते हैं, इस तरह से जिगजैग मोशन करते हैं। ठीक है, इस तरह से, मतलब जिनका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकते हैं, तो वो होती है हमारी ब्राउनी गति। तो आप लोग को यहाँ स्क्रीन पर पढ़ भी पा रहे होगे आप लोग क्या लिखा हुआ है। और इसके जो कारक होते हैं, कारण होता है ब्राउनी गति का, वो होता है कोलाइडी कणों के बीच टक्कर। अब देखिए, ऐसे जैसे ही चल रहे हैं तो इनके बीच में देखिए टक्कर हुई, फिर ये यहाँ से ऐसे घूम गया, फिर टक्कर यहाँ पे आए, इस कोने पे टक्कर हुई, फिर ये ऐसे घूम गया, फिर ऐसे करके, है ना। तो वही टक्कर जो होती रहती है और ये ब्राउनी गति चलती रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पर है टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। क्या होता है टिंडल प्रभाव? तो देखिए, इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिए बात को। क्या लिखा हुआ है? कोलाइडी विलन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं, तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नहीं समझ में आया ना कुछ? जितना हमने पढ़ा नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा समझ में? क्योंकि थ्योरी यार बहुत कम समझ में आती है जब तक आप उसको प्रैक्टिकली देख ना लो। तो इसका हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, क्या कैसे होगा। ठीक है, अब आप लोग को इमेजिन करना है केवल। ये आप लोग का कोई रखा हुआ है, समझ लिए, अंधेरे अंधेरे कमरे में फ़ोन आप चला रहे हो बैठ के। ठीक है, या फिर लाइट वाले कमरे में आप फ़ोन चला रहे हो, एकदम से क्या हुआ, लाइट चली गई। लाइट चली गई तो आपने अपने फ़ोन को स्क्रॉल डाउन करा, और आपने क्या करा भैया, फ्लैश लाइट आपने जला ली। अब फ्लैश लाइट जला ली, अब उससे आप लोग अपने सामने मतलब उजेला करोगे ना, मुंह पर थोड़ी ना मार लोगे फ्लैश लाइट। पीछे की तरफ आपने जलाया, तो आप फ्लैश लाइट को अपने फ़ोन को बेड़ा करके अपने बराबर में लाएंगे आँख के, तो आप लोग को दिखेगा यहाँ से इस तरह से जो टार्च की रोशनी होगी वो ट्रायंगल शेप में निकल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक शंकु टाइप का आपको दिख रहा है, ये है ना। अगर इसको हम डॉटेड ऐसे ऐसे मिला दें इधर, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो यही होता है हमारा टिंडल प्रभाव। अब क्योंकि यहाँ पर आप लोग को कोलाइडी विलियन से सवाल पूछा गया है, तो आपको फ़ोन का एग्जाम्पल वहाँ पर लिख के नहीं आना है। ये तो हमने आप लोग को एक तरह से समझाया कि क्या होता है टिंडल प्रभाव। यहाँ पर आपको करना सेम यही चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है वो देख लीजिए। आपको यहाँ फ़ोन की जगह ले लेना है एक भैया जार। ठीक है, इसी में समझ लीजिए डायग्राम बना हुआ है। एक हमने क्या करा, पहले देखिए जार ले लिया। जार के इधर ये सूरज दिखाया गया है। सूरज हमारे जार के बगल में तो होगा नहीं, तो सूरज की रोशनी आ रही है यहाँ से। ठीक है, केवल धूप आ रही है। धूप के बगल में यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर उत्तल लेंस रख दिया गया है। उत्तल लेंस क्यों रखा गया है? क्योंकि आगे चल के ये किरणों को देखिए यहाँ पर मिला दे, ताकि देखिए मिलाया भी हो यहाँ पर। ठीक है, उत्तल लेंस का काम ही यही होता है। अब अगर इस पोजीशन में आप ऊपर से देखो तो आपको यहाँ पर जो है, ये देखिए एक ट्रायंगल दिखाई देगा ऊपर से। यहाँ पर क्या है, ये पॉट है जो छोटा सा यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को। ये यहाँ पर छोटा सा छेद कर दिया रहता है ताकि रोशनी जा सके सूरज के अंदर। अब हल्के से छेद हुए, उसमें से रोशनी आ रही है, तो ट्रायंगल शेप आप लोग को दिखेगा ही दिखेगा। तो यही होता है हमारा टिंडल प्रभाव। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। बाकी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, वो आप मोबाइल वाला हमने ऊपर आप लोगों को बताया था अभी एग्जाम्पल, आप उसी को अपने हिसाब से बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग को नंबर वहाँ पर जो होगा एग्जामिनर दे देगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, वैद्युत कण संचलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैद्युत कण संचलन क्या होता है? आप लोग के पास, जिन बच्चों के पास रिसेंटली 2023 का पेपर जो अगर कहीं से आप लोग के पास हो, तो आप लोग देखिएगा कि ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया है 3 नंबर में। ठीक है, कि वैद्युत कण संचलन क्या होता है, पिछले ही साल पूछा गया है ये। तो ये आंसर आप लोग उसका देख लीजिए कैसे लिखेंगे कि वैद्युत कण संचलन होता क्या है। सबसे पहले ये हम लोग समझ लेंगे, फिर हम लोग डायग्राम को भी समझेंगे। क्या होता है? जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड मतलब कि एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पर निगेटिव चार्ज।
तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव हमने छड़ रख दी तो भैया उन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो वही लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। इसी क्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। अच्छा, आप थोड़ा केमिस्ट्री से बाहर हटते हैं, हम लोग आते हैं हल्का सा फिजिक्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने पहला चैप्टर तो हर बच्चे ने पढ़ रखा होगा, आप चाहे पढ़ने में अच्छे हो चाहे आप एवरेज हो, तो पढ़ तो आप लोगों ने पहला चैप्टर इतना तो पता ही होगा आप लोगों को कि भैया इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोवाइड होगी, जब प्लस माइनस दो तार होते हैं, ठीक है, फेस या फिर न्यूट्रल। तो ठीक है, यहाँ पर प्लस वाला हमारा क्या है, फेस, और माइनस वाला न्यूट्रल। अच्छा, अब हमारी करंट कैसे चलती है, प्लस से माइनस की ओर करंट चलती है हमारी। सब मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि करंट हमारी प्लस से माइनस की ओर चलती है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी होती है वैद्युत कण संचलन में कि वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब कोलाइडी विलयन के अंदर अगर हम ये दो छड़ डालें, आप लोग को यहाँ पर दो छड़ पानी में पड़ी हुई दिख रही होंगी, तो इसमें क्या था, पहले एनोड थी मतलब प्लस और थी कैथोड माइनस। तो जब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कराई तब तक करंट तो हमारी भैया प्लस से माइनस की ओर ही बह रही थी, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई तो जितने हमारे इसके अंदर कण होंगे छोटे छोटे पानी में, वो क्या होंगे, वो माइनस से प्लस की ओर बहने लगते हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि नॉर्मली हमारी करंट कहाँ से मूव करती, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन वैद्युत कण संचलन में हमारी जो करंट होगी वो कैसे मूव करेगी, माइनस से प्लस की ओर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन पूरे क्लियर हो गए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्कंदन क्या होता है, ठीक है। स्कंदन भी पूछ लिया जाता है, तो बहुत बच्चे पहली बार नाम सुनते हैं तो सोचते हैं छोड़ो यार हटाओ। तो देखिए क्या करना है, जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए, ध्यान से समझिएगा, जब कोलाइडी कणों पर आवेश को हटा लिया जाए, कोलाइडी कणों पर क्या होता है, आवेश चार्ज होते हैं, इसीलिए जब उन पे से हम क्या करें, आवेश को हटा लें अगर, तब मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड हो रही है उसको हम बंद कर दें, मतलब लाइट का कनेक्शन काट दें, ठीक है। तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण कर लेंगे, जैसे कि हमारा लैया का लड्डू, ठीक है। कोलाइडी कण मतलब फॉर एग्जांपल लैया समझ लो आप। तो लैया सबको पता होगा क्या होता है, लैया या फिर तिल के लड्डू है ना, तो अलग अलग होते हैं, उनको जोड़ के एक लड्डू बना दिया जाता है। तो उसी तरह से कोलाइडी कण मेरे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से संयुक्त होकर मतलब कि जुड़कर एक बड़े कण का मतलब कि बड़े लड्डू का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लैया के लड्डू का एग्जाम्पल दिख रहा होगा, छोटी छोटी लैया मिलकर क्या बना दिया, बड़ा सा लड्डू, ठीक है। तो स्कंदन आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अपोहन क्या होता है भैया। अपोहन क्या होता है, जब अशुद्ध सॉल को, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है। अशुद्ध सॉल मतलब कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे अयस्क, आप लोगों ने अयस्कों का सांतरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई विधियाँ भी आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ी हुई होंगी। तो उसी में से देखिए एक विधि होती है अपोहन। अशुद्ध सॉल मतलब कि जिसको हमें शुद्ध करना है उसको एक थैली मतलब कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में भर लेंगे, किसी चीज़ को हमें शुद्ध करना है अगर किसी अयस्क को, तो ठीक है, भर लेंगे पन्नी में अर्ध पारगम्य झिल्ली। ध्यान रखिए केवल झिल्ली नहीं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इसका काम क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। भरकर जल से भरे हुए पात्र में लटका देंगे, ठीक है। आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा होगा कि एक पात्र में जल भरा हुआ है और उसमें एक थैली लटक रही जिसमें क्या भरा हुआ है, अपोहन। तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विस्तृत हो जाती हैं तथा शुद्ध सॉल जो होता है वो थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली का देखिए काम क्या होता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है ये जो महीन कण होते हैं उनको रोक लेती है, ठीक है, जो मतलब जो हमारे शुद्ध चीज़ होती है उसको रोक लेगी, बाकी जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको ये बाहर कर देती है। अशुद्धियाँ हमारी लिक्विड फॉर्म में होंगी तो वो बाहर चली जाएंगी, या फिर सॉलिड फॉर्म में जो भी हो, ठीक है। तो बाकी जो मेन हमारी शुद्ध चीज़ होगी वो थैली के अंदर रह जाएगी और अशुद्धियाँ हमारी सब धीरे धीरे पानी में विसरित हो जाएंगी। तो ये होता है अर्धपारगम्य झिल्ली का काम, ठीक है। तो अब अगर आप नॉर्मल झिल्ली टांग दोगे तो फिर ना वो शुद्ध रहेगा ना शुद्ध रहेगा, उसमें पानी और अलग से चला रहेगा, ठीक है, और भी ख़राब हो जाएगा। तो फिलहाल ये स्कंदन और अपोहन हमारा पूरा क्लियर हो गया। फिर देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे पेप्टीकरण क्या होता है। जब किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी वैद्युत अपघट्य या विलायक को मिलाते हैं, जब किसी ताजे बने अवक्षेप में मतलब कि सॉल्यूशन हो सकता है कोई, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी मिश्रण, ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम वैद्युत अपघट्य या फिर विलायक को मिला देंगे, तो उसकी क्रिया द्वारा अवक्षेपित कण कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो जो उसके कण होंगे वो कोलाइडी कणों में या फिर कोलाइडी अवस्था में चेंज हो जाएंगे। इस परिवर्तन को हम लोग पेप्टीकरण कहते हैं, ठीक है। तथा जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हो कि हमने बालू को डाल दिया पानी में, ठीक है, तो वो जो क्रिया हुई वो हुई पेप्टीकरण, और जो हमने बालू हुई वो हुई मेरी पेप्टी
कारक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा है हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है। तो हार्डी-सुलजे नियम पे जितनी आप लोगों ने वीडियो अगर नहीं देखी है, जो नए बच्चे हो, पुराने बच्चों ने तो देख ली होगी। बाकी अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपको बता दें कि हार्डी-सुलजे का नियम और कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, इस पर एक सेपरेट वीडियो हमने बना के डाल दी है। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक भी आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ पे चारों नियम आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से सरल भाषा में समझाए गए हैं। ठीक है, तो देखिए हार्डी-सुलजे का नियम यहाँ पर क्या है। इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता अधिक होती है। इतना ही होता है हार्डी-सुलजे का नियम। और बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, याद रहे तो लिख दीजिएगा, ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को केवल नियम लिख के आ जाना है। उसका देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर स्वर्ण संख्या क्या होती है। तो स्वर्ण संख्या क्या होती है, देखिए ये पूछा जाता है। स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड की mg में वह मात्रा है, mg मतलब मिलीग्राम में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl मिलाने पर इनमें होने वाले स्कंदन को रोक देता है। तो इसकी जो डिफिनेशन है ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ये आप लोग को बच्चों याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप लोग 5 से 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल के याद कर लीजिए। मे भी चांसेस हो सकता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में ये 3 नंबर का पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर आप लोग को निराश ना होना पड़े, इसलिए याद कर लीजिए। बाकी इसका डायग्राम देख लीजिएगा, ना याद हो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसकी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। अच्छा, इन सब के बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है। तो एंजाइम उत्प्रेरक देखिए, एक चीज़ एक शब्दों में आप लोग को हम सिंपल सा बता दें कि उत्प्रेरक कोई भी हो, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का उत्प्रेरक हो। ठीक है, आप लोग रिएक्शन करते होगे, एरो बीच में बनाते हैं यहाँ पर, उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे कुछ लिखे होते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से आपने इधर कुछ आप लोगों ने क्या करा, अभिकारक लिख दिया, कोई भी रिएक्शन, इसके बाद आप लोग एरो बना के फिर इधर जो कुछ होता है लिख देते हो। लेकिन इन सब के बीच में इसके ऊपर आप लोग कुछ देखते हो, जैसे कहीं कहीं पर CU लिखा होता है ना, कहीं H2SO4 लिखा होता है। तो वो सब होता क्या है बच्चों, वो होता है हमारा उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, ये किसी भी रिएक्शन की दर को बढ़ा सकता है या फिर उसे घटा सकता है। तो आप लोग ये सिंपल लिख दीजिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन नहीं लिखी गई, वो भी आप लोग लिख दीजिएगा। उत्प्रेरक मतलब काम क्या होता है उत्प्रेरक का, ये किसी भी रिएक्शन की दर को या फिर किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है अथवा कम कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक या फिर एंजाइम उत्प्रेरक। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, द्रव स्नेही कोलाइड मतलब द्रव को प्रेम करने वाले कोलाइड, और द्रव विरोधी मतलब द्रव का विरोध करने वाले कोलाइड। तो ऐसे तो हम लोग लिखेंगे नहीं भैया अपनी लैंग्वेज में, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखना है। द्रव स्नेही कोलाइड देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे कोलाइड पदार्थ जो किसी विलायक के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक है, इतना ही लिखिएगा यहाँ पर, कहाँ तक लिखना है, कहते हैं तक। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्रव विरोधी कोलाइड क्या होती है। ऐसे कोलाइड विलयन जो किसी विलायक के संपर्क में आकर शीघ्रता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पर केवल इतना लोग लिखा हुआ है कि द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं जो विलयन बना लेते हैं। ठीक है, जो नहीं बनाते हैं उन्हें हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 इंपॉर्टेंट हमने शॉर्ट नोट्स आप लोग को बता दिए, जो कि इस तरह से आप लोग को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टिप्पणी लिखिए, फिर नीचे दिए होंगे 3-4 पॉइंट आपको दे देंगे, उसमें से कहेंगे कोई 2 या 3 लिखो, और हर एक पॉइंट वहाँ पर 2.5 से 3 नंबर का रहता है। तो बाकी बस आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि और वीडियो आप लोग को समय से पहले मिल जाए कल जो आपका एग्ज़ाम है। बाकी लास्ट एग्ज़ाम है आपका, बढ़िया मेहनत से लिख के आइए, अच्छे नंबर से पास होइए, और कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।